अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। काफ़ी अफसोस के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करना पड़ा है क्योंकि आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल, और उसको आज 2 साल मुकम्मल हो गए। 5 अगस्त के बाद से मोदी ने जो वहाँ पर अपनी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा शुरू करी और आज वो अरूज पर पहुँच चुकी है। पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि वहाँ पर इंसानियत के साथ जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मोदी हुकूमत सरासर जुल्म करती जा रही है, मगर इसके बावजूद भी एक तरफ तशवीश की बात यह है कि आलमी इदारे और जो आलमी इदारों के कवानीन हैं उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, मगर इस पर कोई बात करने को अभी तक सामने नहीं आ सका है। पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पे इसकी आवाज़ उठाई है और मुसलसल इसी तरह उठाता रहेगा। इसी को देखते हुए यौम इस्तेहसाल आज मनाया गया है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया है। और इसको मनाने का जो मकसद है असल में वो ये है कि इस कश्मीर को मोदी की जो जुल्म और बर्बरियत है उससे निजात दिलानी है और इसको अपने हुकूक दिलवा के रहना है, जो कि 5 अगस्त से पहले भी इसके हिस्से में ही थे। क्या सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को आलमी फोरम पर उठा सका है पूरे कामयाब तरीके से? खान साहब इसको उठाने में कामयाब रहे या इससे गुज़िश्ता जो हुकूमतें थी उन्होंने पूरी तरीके से अपना काम अंजाम दिया? इस पर बात करेंगे। बात टेलीफोन पे मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, हैं साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस अफसोसनाक खबर के साथ ही और इस अफसोसनाक बात के साथ ही हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। क्या कहते हैं इस मौके पर? नहीं, ये तो बात दुरुस्त है कि जितनी जुल्म तादी जबर सितम कश्मीर में हो रही है हम्म। और होती रही है, तो दुनिया में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती है। अब रहा बिल्कुल। सवाल कि ऐसा हो रहा है और कश्मीर वो खिता है जो कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स जिस पे के जो सही। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को हम नहीं कहते, ये अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा एक नहीं तकरीबन 8 रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। सही। लेकिन सबसे अहम और कलीदी रेजोल्यूशन है हम्म। जो कि रेजोल्यूशन नंबर 47 है, और जिसके तहत वहाँ हक खुद इरादियत उनको देना है, सही। उस पर अमलदारी नहीं हो सकी। अब रहा सवाल कि जब इंटरनेशनल लॉ जब वायोलेट होता रहेगा इस दुनिया हम्म। में, और हम्म। जब ह्यूमन मिजरीज, लोगों की जिंदगियां जो है वो अजीरन होती रहेंगी, सही। और जब प्रॉक्सी वॉर और हाइब्रिड वॉर इस मामले में शुरू हो जाएगी, और जब दुनिया की सियासत जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें मिलावट शुरू हो जाएगी, और मेरा इशारा है जो क्रॉनिकल इंडिया ने 75-70 के करीब जो मुख्तलिफ वेबसाइट बना के और बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंट्स बना के पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया, और जिसको कि यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया हम्म। उसको, हम्म। ये तमाम चीजें अगर सिलसिला जारी रहेगा तो फिर उस सूरत में दुनिया या अक़वाम का अगर ज़मीर नहीं इस वक्त जाग रहा है, तो हम्म। उसके लिए चंद अवामिल, चंद तरीक़ाकार, चंद रास्ते मौजूद होते हैं। हम्म। और वो कौन सा रास्ता है? वो 3 रास्ते होते हैं दुनिया में किसी भी मामले को सफारती तौर पर तय करने के लिए। सही। बाकी तो जंगों के जरिए बिल्कुल बिल्कुल। मामलात होती हैं, उसके मुतहम्मिल ये दोनों ममालिक नहीं हो बिल्कुल। सकते। अच्छा लेकिन वो डॉक्टर 3 साहब, रास्ते सिर्फ कौन ये से 2 हैं ममालिक ही कि नहीं एक बल्कि पूरा खित्ता ही इस जंग का मुताबिल नहीं हो सकता, और जो सूरत हाल अब सामने नज़र आ रही है वो अब न्यूक्लियर जंग या महाज पे जाके जंग लड़ने के लिए अब शायद मुताबिल नहीं हो सकता कोई भी मुल्क। लेकिन अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हाइब्रिड वॉर है, साइबर वॉर शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पे इस तरह के हमले मुसलसल जारी हैं, और उस सूरत हाल के अंदर जो मकबूजा कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इंडिया के अंदर है, मोदी वहाँ पर जो जुल्म करता नजर आ रहा है, आप समझते हैं कि आलमी फोरम पर इसकी मुसलसल आवाज उठाते रहना ही इसका आखिरी हल है या आलमी इदारों को इस पर कोई स्टैंड लेना पड़ेगा? नहीं, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है ना। लेकिन हम्म। ये आवाज जो उठाई जा रही है, हम्म। ये फकत तकरीर की हद तक नहीं होना सही। चाहिए। सही। उसका मैंने जैसा कि बता रहा था कि 3 तरीक़ाकार हैं। अगर आप तकरीर करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, तकरीर भी जरूरी हम्म। है क्योंकि वो पब्लिक डिप्लोमेसी में आती है। हम्म। प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा इस चीज को बहुत हाई लेवल पे उजागर किया, ये बात भी सही है, लेकिन वो भी पब्लिक डिप्लोमेसी पे आती है। जनरल असेंबली की स्पीच जो है उसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग वैल्यू नहीं होती सही। है, सही। वो जहन साजी वाली बात होती है। हम्म। जहन साजी के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने अपना काम कर दिया। अब जहन साजी के बाद जो उससे आगे काम है, वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच क्या, वो पूरी फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल। लेकिन उस जहन साजी के बाद फिर आगे भी कुछ काम होना है ना, और वो हम्म। मंदरजा झेल तरीके से वो काम होते हैं। सफारत खाने जितने भी हैं वो अपनी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के जरिए वहां के मुताल्लिका ममालिक को इस बात
की जानकारी देते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हम जो पिछले 5 साल 10 साल में कहते रहे हैं वो सारे का सारा अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट कमिश्नर ने अपने आंसुओं और सिस्कियों के साथ 2 रिपोर्टें शाया की हैं, 2018 में, 2019 में। 2019 की रिपोर्ट 43 सफ़ों पर मुहित है, और उन 43 सफ़ों में हर वो बात है जो आज हर चैनल कर रहा है आप हमारे यहाँ वतन अजीज में, और हर वो बात है जो पिछले 5-8 साल से हम कर रहे हैं, वो सारी बातें उसमें शामिल है। उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। उस 43 सफ़े की रिपोर्ट को अगर सामने रख के, उसका मुशाहिदा करके, उसको अगर अपने सफ़ीरों को हम हिदायत दें कि इसमें से ये कलीदी बातें हैं, ये अपने ममालिक में जहाँ जहाँ हम हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ आप उनको बताएं, और साथ में पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत वहाँ उन ममालिक में, दुबई हो गया, यूएई हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, वहाँ के बड़े बड़े चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर जाकर ये बातें बावर कराएं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहाँ की पब्लिक प्रेशर पड़ेगा, और ममालिक पर जब पब्लिक प्रेशर पड़ेगा तो वो ममालिक जब जनरल असेंबली में जाएंगे या सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे तो फिर कश्मीर की बात करेंगे। और आखिरी बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर मसाइल जो हल होती हैं, मैं इस तिमूर में भी अक़वाम मुत्तहिदा बातें जान दिखा रहा हूँ, उसके बहुत सारे काउंटर आर्गूमेंट हो सकते हैं। बड़ा छोटा सा मुल्क है, बहुत बड़े मुल्क के मुकाबले में उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी 3 तरीकों से की, पब्लिक डिप्लोमेसी की, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की, और साथ में लीगल डिप्लोमेसी की। लीगल डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप जो खासतौर पे P5 कंट्रीज हैं उन पे इतना काम करें, और लोगों के वहाँ आगाही भी दें, वहाँ के आप फॉरेन ऑफिस को जमीर झंझोड़ते रहें, और फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा में जमीर झंझोड़ने की बात, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो जमीर झंझोड़ने की बात खान साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ शुरू करी थी, और उनके शायद पॉलिटिक्स का एक पिलर हम समझ सकते हैं इसको, कि उन्होंने कहा था कि हम मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दिलवा कर रहेंगे, उसकी आवाज़ बनते रहेंगे। हमारा स्टूडियो में ज्वाइन किया है आगा मसूद साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है राना गुलजार ताज साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आगा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, और इसको हम यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक मौजू के साथ हमने इस पॉइंट को शुरू करा, और इस पर डॉक्टर साहब की भी एक बात आपने सुनी। क्या समझते हैं आप कि आर्टिकल 370 ख़त्म हुए तकरीबन 2 साल हो गए, हर फोरम पे आवाज़ पाकिस्तान ने उठाई है, क्या वजूहात हैं जो अब तक मामला हल नहीं हो पाया, या इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन सामने नज़र नहीं आया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, चाहे वो 370 हो या 35A हो, ये ऐसे मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये कि थे जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर को एक सेमी ऑटोनमस मिला हुआ था, स्टेटस मिला हुआ था। नरेंद्र मोदी ने ज़ाहिर है कि उन लोगों से मिलके, जिसमें RSS थी, अजीत डोवल थे, ये इंतहा पसंद लोग थे, उनसे मिलके, और फिर माफ़ कीजिएगा उसमें जो बड़ी ताकतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी ताकत तो इस वक्त अमेरिका है, और इसके बाद इसराइल है, इन लोगों से मिलकर मशवरा करने के बाद उसने वही काम किया कि जो इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। तो इसने क्या किया, ये उनका पुराना एजेंडा है, ये नहीं, देखिए वो तो उन्होंने, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही थी जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज कर रहा हूँ कि लोगों को ये यकीन नहीं था। उसकी वजह ये कि ख़ुद ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की नफ़ी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा सेमी ऑटोनमस स्टेटस दिया हुआ है इस मकबूजा कश्मीर को। तो लोगों को इस बात पर दे नेवर बिलीव कि ही कैन टेक सच ए ड्रास्टिक स्टेप, लेकिन ही हैज़ टेकन दैट स्टेप। और ये एक ऐसा स्टेप था कि दैट कैन नॉट ओनली डिसमेंबर द इंटायर रीजन, बल्कि उसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि कहीं मतलब लड़ाई ना हो जाए। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनका जो अज़ाइम है नरेंद्र मोदी का, सिर्फ यहाँ रुकेगा नहीं। आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर मतलब ये कि आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसा नहीं है, कश्मीर के मसले पर, मकबूजा कश्मीर के मसले पर लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं। अभी 5 जर्नलिस्ट जो है दे वांटेड टू कम टू पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि सिर्फ आवाज़ उठाना इस तरह से कि हमने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली, 1 मिनट हमने ट्रैफिक रोक दिया वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर, क्या ये आवाज़ उठाना है हमारे? देखिए, ये बात नहीं, बात है पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इंटरनल डिवीज़न बहुत है ना। मिसाल के तौर पर ये जुमले कहना कि कश्मीर को बेच दिया, ये कर दिया, तो मतलब कि व्हाट मैसेज यू आर गोइंग टू गिव टू दी कश्मीरीज इन दी ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? अच्छा, यही क्या मैसेज हमने दिया है? राना साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या मैसेज हमने दिया है? 2 साल हो गए और खान साहब की हुकूमत आने के बाद से ये सूरत हाल हमने देखी, क्या मैसेज पेश किया पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के हक़ में, और मोदी के ख़िलाफ़ हमने ऐसा क्या किया या क्या करना चाहिए था जो अब तक हम नहीं कर सके, जो ये हुकूमत नहीं कर सकी, या पीपल्स पार्टी होती तो वो क्या करती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ताहिर भाई जी, आपने बुलाया, आपके चैनल का शुक्रिया उनका। देखिए, जब हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से
कश्मीर के मौक़िफ़ पे हमारा बड़ा अटल फैसला रहा है और हमारा ये मुतालबा रहा है कि कश्मीरियों को जो उनका हक़ है, वो हक़ खुदरादियत जो है वो उनकी मंशा और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दी जाए और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक दी जाए। लेकिन ये जो हमारी मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब हैं और जब अब आर्टिकल 370 जब लागू हुआ तो जब वो इक़दाम हिंदुस्तान उठा रहा था और हिंदुस्तान जब ये काम करने जा रहे थे तो हमारे जो हुक्मरान थे, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, तो वो बड़ी खामोशी से रियासत में आराम कर रहे थे और वो दुनिया में अपनी लॉबिंग नहीं कर रहे थे। जब हिंदुस्तान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया उसके बाद हमने शोर शराबा शुरू किया, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी। लेकिन जब हिंदुस्तान ये कदम उठा रहा था तो हमने दुनिया में किसी से कोई राब्ता नहीं किया। तो आप समझते हैं राब्ता करना चाहिए, हम कर सकते थे, ये चीजें हमें पहले से पता थी जब हर या चीज़ पता वज़ीर ख़ारजा साहब को पहले चीज़ें पता होनी चाहिए थी? क्यों पता नहीं होगी? वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्क के, वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, क्या हमारे रिसोर्सेज इतने कमज़ोर हैं कि हमारी रियासत के कि हमें नहीं मालूम दुनिया में क्या हो रहा है? तो बात यह है कि मैं इसको एक खामोश मुजरिमाना गफलत कहूँगा। अगर उस वक्त ये पूरी दुनिया से राब्ता करते तो ये इक़दाम ना होता, और जब वो इक़दाम हो गया तो हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा ने OIC का इजलास नहीं बुलवाया। OIC के मेंबर हैं, OIC से राब्ता करना चाहिए था। जो हमारी इस्लामी जितनी तंजीमात हैं या जितनी रियासतें हैं उनका इजलास बुलाते, उनमें लॉबिंग करते तो हिंदुस्तान यकीनन इस इक़दाम से रुकता। लेकिन जब वो इक़दाम उठा लिया और वो काम हो गया तो उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब ने शोर मचाना शुरू किया और बड़ा एक वावेला किया। मैं समझता हूँ उस वक्त ये मामलात दुरुस्त नहीं थे। ये मैं इनके इस इक़दाम की मज़म्मत करूँगा क्योंकि कश्मीर हमारी शेरग है। पाकिस्तान का कोई बच्चा, कोई शहरी, कोई पॉलिटिकल जमात कश्मीर पर कोई ऐसी गुफ्तगू जो उनकी मंशा के ख़िलाफ़ हो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब का एजेंडा एक ही है। यही आर्टिकल 370 में भी था कि उनकी मंशा के मुताबिक कोई काम, उनकी मंशा के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, उनके मुताबिक ही सब चीज़ें होनी चाहिए। हिंदुस्तान तो हर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, यही गुफ्तगू हमारी अभी इस वक्त चल रही कि ये तमाम चीज़ें क्या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब को पहले से नहीं पता थी जब ये भारत फैसला करने वाला था? क्या उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन वज़ीर ख़ारजा साहब को नहीं थी या पाकिस्तान को नहीं होनी चाहिए थी? ये तमाम चीज़ें पता पहले से नहीं होनी चाहिए थी या नहीं हो सकती थी? और अगर ये तमाम चीज़ें हो भी गई, अगर भारत ने ये कर भी लिया, उन्होंने अपना कानून जिस तरह से तोड़ मरोड़ के ये अंजाम करा, इसको अंजाम को पहुँचाया, तो क्या OIC में पाकिस्तान को इस तरह से बात उठानी चाहिए थी फौरी तौर पे जो नहीं उठाई गई? OIC में तो खैर वो पाकिस्तान उसका एक बानी मेंबर्स में से है और वो पाकिस्तान के OIC में पाकिस्तान का बहुत बड़ा अमल दखल रहा है OIC के बनने में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो OIC ने बिल्कुल ये बात उठाई पाकिस्तान ने, लेकिन OIC ने ये बात नहीं मानी। अब ये बात दूसरी है कि किस तरीके से ये बात उठाई गई, और OIC के आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 में OIC के अपने चार्टर में बड़े क्लियरली दिया हुआ है। फलस्तीन का मामला तो बड़े क्लियरली दिया हुआ है, कश्मीर के हवाले से भी दिक्कत है। और अगर वो चाहते तो आर्टिकल 9 के तहत वो सरबराह 8 के तहत या 9 के तहत सरबराहान की मीटिंग कॉल कर सकते थे। सरबराहान की मीटिंग कॉल नहीं हुई उसमें। उसके बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप क्या समझते हैं ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट नहीं किया गया इस पे फौरी तौर पे जो मौजूद है, जैसे कि आप अभी आर्टिकल 8 और 9 भी बता रहे हैं OIC का, तो इस चीजों पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया फौरी तौर पे? आप समझते हैं ये या तो लाइल्मी है या किया ही नहीं जाना चाह रहे थे? नहीं, देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर इस वक्त है उस स्ट्रक्चर को जरा फाल करना पड़ेगा। लाइल्मी तो नहीं हो सकती। एक जैसे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को पता था कि नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में क्या बताया कश्मीर के हवाले से, तो वो तो हमें वो नविश्ता दीवार पहले से मालूम हो रही थी कि ये क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस चीज को जानना चाहिए कि हमें अपनी कानूनी जंग भी लड़नी चाहिए साथ में इंटरनेशनल कानून के तहत, और हमें अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी तो हम कर ही रहे हैं, वजीर आजम ने की है, अच्छी बात है बड़ी। उस पब्लिक डिप्लोमेसी को फॉरेन पॉलिसी का जुज बना के और उसे तमाम एम्बेसीज के जरिए भी हमें बताना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो अहम बात यहाँ ये है कि ये जो 370 को एब्रोगेट किया गया और 35A को एब्रोगेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं उसने। लेकिन उसके
उस सिलसिले में इंटरनेशनल कानून की धज्जियां भी उड़ गई। और वो इंटरनेशनल कानून ये है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसमें कोई किसी किस्म का कानून चेंज किया जाए या उसकी हैयत को तब्दील किया जाए, तो वो जेनेवा कन्वेंशन 4 है, उसका आर्टिकल 49 के तहत वो वो इंटरनेशनल कानून उस पर लागू हो जाता है। और न सिर्फ वो, बल्कि उसके अलावा अगर कोई शख्स नहीं मानता तो उसके लिए फिर एक और बड़ा सख्त कानून है, इंटरनेशनल कानून, और उसके तहत ये है कि ये वार क्राइम तक जा सकता है। और वार क्राइम अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बात वाज़ेह तौर पे बताई कि ओआईसी के अंदर ये तमाम कानून मौजूद हैं और तो आपके नाज़रीन को समझ आएगी। अच्छा, ये जुमला मैं मुकम्मल करूंगा जी जी तो जी आपके बिल्कुल नाज़रीन को आसानी से समझ में आ जाएगी। बात बिल्कुल। वो ये है कि इंटरनेशनल का जो स्टैट्यूज है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का, उस स्टैट्यूज के तहत उसका 20 नंबर है स्टैट्यूज का आर्टिकल, उसके तहत ये वार क्राइम में जा सकता है। लेकिन उसका तरीकाकार क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारी इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होनी चाहिए वो तीनों अंदाज में जो मैंने अभी जिक्र किया। और उस डिप्लोमेटिक एफर्ट के तहत जब तक कि ये एजेंडा जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा न बनवा रह जाएगा। एक दफा तो ये बंद कमरे का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो गया, उसका कोई खास एक ये है कि आ गई होगी और कोई फायदा नहीं हुआ कानूनी तौर पर। लेकिन जब तक कि हम इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक कि इंटरनेशनल कानून को बार बार हम बावर नहीं करवाएंगे तमाम ममालिक को जिन्होंने साइन किया है इन कानून पर, उस वक्त तक हम इंडिया को मल्टीलैटरल लेवल पर, मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रेशराइज नहीं कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट तो ये सामने आया, मैं फिर आगा साहब की तरफ जाऊंगा। एक पॉइंट तो ये सामने आया कि जिस तरह से आपने भी बताया कि ओआईसी और यूएन के पास इतने सख्त कानून मौजूद हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे मुल्क के खिलाफ जो इस तरह के काम अंजाम देता है उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जा सकती है, बड़ी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आप समझते हैं कि भारत के खिलाफ भी इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी ओआईसी और यूएन को, जो नहीं की गई? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा अब तक कोई स्टेप उठाया है जिसको हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए? 2 साल गुजर चुके हैं इस तमाम मामले को। नहीं, पाकिस्तान ने पब्लिक डिप्लोमेसी में तो काफी काम किया। वो काम जो पिछले काफी अरसे से 70 सालों से नहीं हुआ था। प्राइम मिनिस्टर हर जगह उन्होंने कश्मीर की सफारतकारी की है। लेकिन मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर ले तो फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बन जाता है। क्या हमारी कुछ 100 से ज्यादा एम्बेसीज हैं, उन्होंने भी उसी तनदेही के साथ उस पब्लिक डिप्लोमेसी को बढ़ाया है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ कि जब मैं सफीर था तो मैंने मना कर दिया था अपने प्रेस अटैची को कि भाई मुझे पाकिस्तानी अखबारों में कवरेज नहीं चाहिए। मैं दुबई का, यूएई का सफीर हूँ, मैं लीबिया का सफीर रहा हूँ, मुझे यहाँ के अखबारों में, मुझे यहाँ के टेलीविजन में ऐसे काम करने चाहिए कि यहाँ मैं कश्मीर के बारे में आगाही दूं या बाकी मामलों में आगाही दूं। पाकिस्तान में तो सारों को पता है, मतलब मैंने आपको बताया, आपने मुझे बताया, तो उससे कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं। तो बात ये है सिर्फ कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमें अपने तमाम 100 से ज्यादा एम्बेसीज को मजीद मुतारिक करना पड़ेगा। यही बातें जो दी हुई हैं ह्यूमन राइट कमिश्नर ने, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, 2 रिपोर्टें जो हैं जिसमें आंसुओं और फिसकियों के साथ जो रिपोर्ट पेश की उन्होंने, उनमें ये तमाम बातें हैं जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको सामने बेस बना के और फिर दुनिया के वहां पे प्रेशर खुद ब खुद डेवलप होगा। सही प्रेशर, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है, मगर शायद अभी तक किया नहीं जा सका है। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आपसे ही ब्रेक के बाद बात को कंटिन्यू करूँगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या? ये पाकिस्तान ने कोई ऐसा स्टेप अब तक उठाया कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि देर आए दुरुस्त आए, या खान साहब की हुकूमत में कुछ ऐसा किया गया मोदी हुकूमत के खिलाफ कि हम कह सकें कि हाँ यार, पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस चीज़ को, मोदी को बड़ा करारा जवाब दिया, ना सिर्फ इंतजार किया गया, बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी ने जो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े वहाँ पर 5 अगस्त को, आज उसको 2 साल मुकम्मल हो गए और आज पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। और फिर कश्मीरियों की जानिब से इस बात का भी इज़हार किया जा रहा है कि हम 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ही हम सड़कों पे होंगे, उनकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे, और 15 अगस्त को जो कि भारत का आज़ादी का दिन है उसे हम यौम शोक के तौर पर मनाएंगे। तो कश्मीर जो इस वक्त भारत के कब्ज़े में है वो
इतने दिलेराना तरीके से चीज़ों को मना रहे हैं, मगर क्या पाकिस्तान या दीगर ममालिक ने जो इस तमाम सूरत पे बोल सकते थे, क्या उन्होंने अभी तक कोई काम ऐसा अंजाम दिया कि जिससे मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को कोई दिलासे या कोई आस मिल सके? आगा साहब आपकी तरफ आऊँगा, ब्रेक से पहले हम आपकी तरफ ही आने वाले थे कि जो इस वक्त सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 14 तारीख को पाकिस्तान की आज़ादी के साथ जश्न मनाएंगे, लेकिन 15 तारीख को हम यौम सोग मनाएंगे भारत की जश्न के लिए। तो क्या हम समझ सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में रहने वाले इस तरह से दिलेराना तरीके से अपना इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान से मोहब्बत का, तो क्या पाकिस्तान या दीगर ममालिक ऐसे जो उनके हक में बात कर सकते थे अभी तक की गई है या करनी चाहिए जो नहीं कर सके हैं? नहीं, देखिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कश्मीर के मसले पे अपने ख्यालात का इजहार किया है, और जहाँ तक फ़ालियत का ताल्लुक़ है, मतलब ये कि मुतहरिक इतने ज़्यादा नहीं थे इस 2 साल के अंदर। जबकि मोदी ने ये 5 अगस्त का फ़ैसला किया है तो लोगों में ज़रा सा कुछ बेदारी पैदा हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि मकबूजा कश्मीर में इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है। ऐसी बात नहीं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दुनिया सो नहीं रही है, बल्कि दुनिया जाग रही है। उनको मालूम है कि इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है, और हिंदुस्तान जो है ना ये दावा करता है और इस किस्म का इल्ज़ाम आयद करता है कि जो इंडिजिनस मूवमेंट है इसमें बाहर से लोग आए हुए हैं, यानी दहशतगर्द आए हुए हैं और ये इस मूवमेंट को चला रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मुजफ्फर वानी से लेकर आज तक जितने भी लोग हैं उन सब ने मतलब ये कि कश्मीर की अपनी आज़ादी, अपनी जद्दोजहद, अपने अज़्म का इज़हार किया है। दूसरी बात ये कि देखिए मोदी ने, मैंने आपसे बताया कि ये जो जर्नलिस्ट 5 आने वाले थे उनको इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो एक्सपोज हो जाता है ना बुरी तरीके से। एक और बात मैं बताऊँ, पहले भी अमल अपनाया जा चुका है, अभी बताऊँ, अभी हिंदुस्तान को 1 महीने की वो मिली है सिक्योरिटी काउंसिल में सदारत। अच्छा, और उसने सदारत संभालते ही कहा कि जो कश्मीर का मसला जो है इस वक्त हम ज़ेर बहस लेके नहीं आएंगे, और उनके जो यूएन में भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है मूर्ति, उसने ये कहा कि इसलिए कि ये जो कश्मीर है डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत ने ये जो अपना बयान अपनाया, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे को ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। आप मुझे टोक रहे हैं, क्या इस फैसले की मुखालफत नहीं की जा सकती थी वहाँ पर? भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप मुझे मुकम्मल ही नहीं करने दे रहे। अगर मुकम्मल नहीं करने देगा तो मैं खामोश हो जाऊँ। मैंने आपसे अर्ज किया बैठती, मैंने कहा था मैं सिर्फ अपने आप को कन्फाइन करूँगा कश्मीर के मसले पे। देखिए उन्होंने ये कहा कि ये हमारा अटूट अंग है। इसके बाद मुनीर अकरम ने जवाब दिया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिर बाद में आज जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कहा कि वी एक्सेप्ट द ऑक्युपाइड कश्मीर एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो देखिए ये तो पाकिस्तान की फतेह है ना कि देखिए यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है। और फिर मैंने आपसे अभी इब्तिदा में ये बात आपसे अर्ज़ की थी कि देखिए कोई 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लोग मकबूजा कश्मीर गए और उन्होंने वहाँ पे लोगों से सर्वे किया, बातचीत की। पुलवामा के बाद की बात कर रहा हूँ, तो पुलवामा में तो उसने पाकिस्तान को मुलविस करने की कोशिश की। उन 10 जो सर्वे हुए हैं उन्होंने एक बच्चे ने कहा कि इफ़ टाइम विल कम विल नॉट ज्वाइन इंडिया, वी हेट इंडिया। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसका कोई रिजल्ट सामने आया? देखिए 2 तरीके हैं। देखिए आप जिस तरीके से बहस को लेकर जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, मैं देखिए ईस्ट तिमोर में क्या हुआ, ईस्ट तिमोर में क्या हुआ, साउथ सूडान में क्या हुआ, आपने पढ़ा है ना ईस्ट तिमोर में क्या हुआ। आप मुसलमान हैं इसलिए मगरिब आपको घास नहीं डालता। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को अच्छी तरीके से मालूम है कि हिंदुस्तान से उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। आपको मालूम है कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात क्या होते हैं, कितना ख़तरनाक मतलब ये कि एग्रीमेंट होता है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इसके अलावा ये है कि आपको ये भी मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा मालूम होगा कि बाकायदा इजराइल उनको बाकायदा पुश करता है कि जिस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा किया, इस तरीके। तो मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान उनके मुकाबले में एक वीक इकोनॉमी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ अदा किया था कि ये जो दुनिया जो है ना ये मफादात की दुनिया है, ये एक जियो इकोनॉमिक्स की दुनिया है। लोग अब इकोनॉमिक्स को देखते हैं। अब पाकिस्तान के पास तो ज़ाहिर है कि जो भी है, जो सूरत हाल है आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अभी जो रिपोर्ट आई है IMF की, तो उसमें कहा है कि 3.8% ग्रोथ है। तो मैं सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पूरी सिचुएशन के अंदर क्या करें, बस सिर्फ सब्र करें। देखिए या तो ये जंग करें। आपके कश्मीर पर 3 जगह हुई ना, 3 जगह कश्मीर पर, अब जंग का तो मुतामिल कोई नहीं है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जब तक कि आप, अब जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना, हमारे सफ़ी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप अपने आप को मुतहरिक रखें, फ़ाल रखें। और जितने भी हमारे एम्बेसी हैं, 80 के करीब ममालिक हमारे एम्बेसी हैं, उनको चाहिए कि वो कश्मीर पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जिस तरीके से गाँव में औरतों को रेप किया जा रहा है, आप हैरत करेंगे कि अभी सिर्फ आज के दौर में आप पढ़ लीजिए कि हिंदुस्तान में हर रोज़ 4000 औरतों को रेप करते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली इज़ नोन एज ए रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से ये गांव में जाते हैं। इनकी जो फ़ौज 8 लाख फ़ौज जो मकबूजा कश्मीर में है, 9 लाख कर दिया। नहीं 9 लाख तो मेरा ख्याल कर दिया, लेकिन 90 लाख तो मुसलमान रहते हैं ना वहाँ पे।
तो ये गांव में जाते हैं और जो दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके बाद जो औरत निकल कर आती है वो कहते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द हैं और उनके साथ वो रेप करते हैं। हर रोज़ मैं आपको बड़ी मतलब उन अखबार की फिगर बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान में शाया होते हैं, हर रोज़ 30 से करीब ख़वातीन को मकबूजा कश्मीर के अंदर, गांव के अंदर उनको रेप किया जाता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो लोगों को कम से कम सफ़ीरों को चाहिए कि वो इस किस्म के सिलसिले में जो उसको आगे बढ़ाएं। OIC की बात डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ OIC का ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन है वो गया है ना, और उसकी रिपोर्ट जो है ना मेरे ख्याल कल शाये होगी या परसों शाये होगी, लेकिन वो कल गए और चले इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से भी इस पे पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे कि अगर करना चाहिए था सफ़ीरों को, ये जिस तरह से आपने पॉइंट रेस करा तो उन्होंने क्या करा, अपना किरदार अदा किया। राना साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये तो जो वो पॉइंट थे तज्जियाती पॉइंट, लेकिन पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल्स पार्टी की जानिब से जरदारी साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार में होते, हम हुकूमत में होते, तो ये सब नहीं होता जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। तो क्या है पीपल्स पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग रखती है अपने आप को कि भारत ये सब करने की जरूरत नहीं करता जो करा उसने? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी भी भारत से बिजनेस नहीं किया और ना ही हमारे पीपल्स पार्टी के कभी इतने अच्छे ताल्लुकात भारत से रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह कश्मीर है। क्योंकि शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारत से हमेशा बराबरी की बुनियाद पर बात करने की कोशिश की है। कभी हमने इस चीज़ को नहीं किया। काश अगर उस वक्त जब ये आर्टिकल 370 हो रहा था तो हुकूमत पाकिस्तान अगर अपनी कोशिश करते और पूरी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जैसे 100 हमारे सफ़ीर हैं, 100 सफ़ीर 100 मुल्कों के अंदर अपनी एक जदोजहद करते और पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी स्टेप उठाती और सफारती ताल्लुकात भी होते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इकदाम भारत नहीं उठाता। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेप सब बाद के हैं। पहला स्टेप वो था कि जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी लॉबिंग करते और 370 आर्टिकल जब वो लागू कर रहे थे तो उसको उसके खिलाफ। अच्छा, ऐसी कोई लॉबिंग पीपल्स पार्टी की हुकूमत में की गई? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना एक मौक़िफ़ रखती है और हम हिंदुस्तान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जवाब दिया है और हम कभी भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कमज़ोरी है ज़राए इब्लाग की, जो कि हमारे पास कोई भी अंग्रेज़ी अच्छा चैनल नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई बड़ा चैनल, अंग्रेजी चैनल बनाए। तो ये तो मसले का हल नहीं है ना। मसले का हल तो ये है कि क्या पॉलिसी हमारे पास है, हम क्या पॉलिसी अपनाते हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो खारजा पॉलिसी को अपनाते हैं या वो जिस तरह से रूल करते हैं इस चीज़ के ऊपर, जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है, वो चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं? देखिए, हमें, मेरा बुनियादी मकसद कहने का ये है कि हमें, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हम छोटा मुल्क ज़रूर है, मगर हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। हमें हर महाज पे उसका मुकाबला करना है, सिफारती भी करना है, सियासी भी करना है। हर महाज पे हो रहा है मुकाबला, पॉलिटिकल से कर रहे हैं। कहाँ हम तो सिर्फ अपनी कौम को बता रहे, दुनिया में तो हम नहीं कर रहे, हम तो अपनी कौम को बोल रहे हैं कि जी मैंने बड़ी अच्छी शाह कुरैशी साहब ने करा, पूरी तरीके से काम करा, मुतमईनन की पॉलिसी साहब। सर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर होता तो रिजल्ट आपके सामने आता। हम तो यही वजीर खारजा तो आपकी हुकूमत में भी थे सर। भाई हमारी हुकूमत में वजीर खारजा थे, उस वक्त पॉलिसी अच्छी थी, छोड़कर चल नहीं, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ जनाब, वो तो हमारे से छोड़कर चले गए ना। मैं तो इस पर पीपुल्स पार्टी या किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कश्मीर और पाकिस्तान की। हम तो ये चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो। हम यहाँ पे ये जो आपने प्रोग्राम रखा है, सूरत हाल है वो तो ये है कि आप मौजूदा हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, तंकीद का कि इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं उठाया। देखिए, मौजूदा हुकूमत, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब देखिए एक सिफारतकार हैं, तो इस तरह पाकिस्तान के 100 सिफारतकार हैं, तो वो जब अपना एक तरीक़ेकार, जो उनका एक डेमोक्रेसी तरीका है, उससे तरीके से वो जब दुनिया में अपना किरदार अदा करेंगे, सिफारती किरदार अदा करेंगे, सियासी लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे, लीडिंग पोजीशन पे आएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि भारत को
एक कदम क्या 10 कदम पीछे हटना पड़ेगा। हम लोग, मैं आपसे बता रहा हूं कि जब वो इकदाम उठाते हैं तो हम खामोश बैठते हैं, जब वो अपना इकदाम उठा चुके होते हैं तो फिर हम निकलते हैं। ये हमारी गफलत है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, मैं एक मिनट पॉलिटिकल सवाल करके फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ देखिए, जाऊंगा। ये कश्मीर का मसला है, पॉलिटिकल सवाल का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अजियतनाक मसला है। आपको नहीं मालूम कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, ईस्ट तैमूर का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, फरमाया ना, मैं साउथ सूडान का करता हूँ। आप पूछिए कि इतनी जल्दी कैसे फैसले हो गए, और ये जो कहना कि साहब उन्होंने बड़ी तवील स्ट्रगल की है, भाई कश्मीर के मुकाबले में तो उनके कोई स्ट्रगल नहीं थी। देखिए, फिर आप इस बात को सोचें, मैं समझता है कि इस प्रोग्राम के बाद आप सोचेंगे कि देखिए, मुसलमानों के खिलाफ एक महाज बना हुआ है, ठीक है ना, कश्मीर उसका हिस्सा है। अब ये कि हिंदुस्तान, मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत हो रही है, सारी दुनिया जो है हिंदुस्तान की तिजारत की ख्वाहिशमंद है। भाई, जब आप हिंदुस्तान से तजारत करेंगे, आप स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ कायम करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान, मैं फिर दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक है, और वीक होने के बाद ये कि पाकिस्तान की जो आवाज़ है, लेकिन इसके बाद भी मुनीर अकरम ने जो जवाब दिया है वो सारी दुनिया ने फ्लैश किया, सीएनएन ने फ्लैश किया कि तिजारत को अगर हम इस तरह फरोग देना तो ओआईसी बनाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, ये देखिए, आप देखो, मैं बताऊँ मुताहिर, मेरे प्लीज़ आप वो बात को वो मत करें, कन्फाइंड टू द कश्मीर इशू। देखिए, मैं फिर आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि देखिए, वहाँ पर अब 40 लाख डोमिसाइल इशू हुए हैं। शायद ये फिगर आपको भी नहीं मालूम होगी। 40 लाख डोमिसाइल इशू हैं। दे वांट डेमोक्रेसी। देखिए, सुनिए तो भाई, तो मेरी भाई, लोगों को लाके आप मेरा ख्याल आपने कसम खा रखी, मुझे नहीं बोलने देंगे। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल, मैं तो कश्मीर, देखिए मैं सिर्फ, मैं आपसे बताऊं, मैं सबसे बताऊं, देखिए, डेमोग्राफिक जो चेंज हो रही है ये बड़ी खतरनाक चेंज है, और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसके बारे में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर इस डेमोग्राफिक चेंज को, मतलब ये कि मजम्मत कर रही है, फिर उसको ताबीर कर रही है कि जिस तरह फ़लस्तीन में कर रहे हैं, जैसे ईस्ट जेरूशलम में हो रहा है इस वक्त। तो मैं ये कर रहा हूँ कि बात आगे बढ़ रही है फिर भी, लेकिन मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, ठीक है, पॉलिटिकल डिवाइड यहाँ पर बड़ी वाज़ेह है जिसका मैंने इशारा किया, लेकिन उस पर मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि आज जो हमारी गुफ्तगू है वो कश्मीर के मजलूम लोगों के साथ है, कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फ़ौज जो है जहरियत के जरिए से लोगों को जख्मी कर रही, मार रही। उनका अपना मसला है कि वो किस तरह से फ़ौज को डिप्लॉय करें, लेकिन ये अपना मसला है, वो उनका अपना मसला है कि वो किस तरह से फ़ौज को डिप्लॉय करेंगे, लेकिन उसको रोकना, उनको रोकना या वो तो पूरे मुल्क का काम है। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ? शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब के दरमियान ये बात तय हुई थी कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है ना, ये मौक़िफ़ भुट्टो साहब का था ना, और ये बात एग्रीमेंट हुई। तो मैं ये कर रहा हूँ कि आज भी चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो और चाहे मुख्तलिफ मनमोहन सिंह के दरमियान जो बातचीत हो, ये सारी चीज़ें इस बात की बात, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं ना, मुसलसल के बातचीत करने को तैयार हैं, यही वो भाई, तो मैं ये कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं कर रहे भाई, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके पीछे, आप चाहे उनके पीछे अमेरिका है, उनके पीछे यूरोपियन यूनियन है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर शमी साहब, तब आपने हमारी तमाम गुफ्तगू सुनी, तज्जियाती पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना। काफ़ी शोर इसमें ये सामने नजर आया है कि सफारतकारों को भी अपना भरपूर किरदार, और तकरीबन जिस तरह से राना साहब ने कहा कि 100 सफारतकार हैं, 100 ममालिक के अंदर मौजूद हैं, उन्हें काम करना चाहिए था, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्या अभी भी प्लानिंग से हम पीछे हैं, हमारे पास प्लानिंग मौजूद नहीं है, या हमें कोई स्ट्रेटजी नई बनानी चाहिए जिसकी वजह से भारत को पीछे हट जाना चाहिए? फिर यकीनन स्ट्रेटजी तो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन सफीरों का जो है, सफारतकारों का मामला ये है कि अगर आप अपने घर में इतने मजबूत नहीं है तो सफारतकारों को उस चीज की प्रचार करने में बड़ी दुश्वारी होती है। तो आप घर को जिस तरह भी बता रहे थे आगा साहब भी कि हमारी जो इकोनॉमी आप देखें, $43 ट्रिलियन, 43 ट्रिलियन रुपीज का हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल डेट है। इसमें $117 बिलियन के करीब हमारे पास जो एक्सटर्नल डेट है। हमारे ये सूरत हाल है। उसके अलावा, लेकिन इसके बावजूद इन मामलात में रहते हुए भी मैंने आपको जिस तरह पहले गुजारिश की कि हमें तरीक़ाकार ही दुनिया में तीन, या जंग है चौथा, तो जंग के तो हम मुकम्मल नहीं हो सकते, तो तरीक़ाकार जो बाकी तीन मैंने बताए हैं ना आपको, पब्लिक, ट्रेडिशनल और लीगल डिप्लोमेसी। अब आप बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी चेंज की, आपने भी जिक्र किया 40,000 लोगों की, तो वो जो चेंज है वो शिमला मुआहदों का जिक्र किया साहब ने। शिमला मुआहदा जो 72 में साइन हुआ उसमें बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि आपने स्टेटस को चेंज नहीं करना है, और स्टेटस को उन्होंने चेंज करके वायलेशन शिमला मुआहदे की भी की है, और शिमला मुआहदे में क्लियर भी दिया हुआ है कि इट वुड नॉट बी इन वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो अगर आप कानूनी बात करें तो ये तो बिल्कुल बड़ा केस हमारा सीधा सा है, सिर्फ उस केस की वकालत करनी है। उस वकालत को हमने सिर्फ पब्लिक डिप्लोमेसी में हम कर रहे हैं, तकरीरों में कर रहे हैं, उसको हमने किसी निजाम के तहत लाके, जिस तरह आप कह रहे हैं पॉलिसी, किसी निजाम के तहत लाके अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है उसको हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा।
चैप्टर 6 के तहत अगर पाबंदी नहीं लगा सकती है, नहीं लगती है, तो हमें दुनिया को कायल करना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम अभी गुफ्तगू भी यही कर रहे थे कि दुनिया को भी कायल करना होगा या दुनिया को मजीद आगे आना होगा। हम यकीनी तौर पे पाकिस्तान तो फ्रंट पे मौजूद है, जो कि आर्टिकल 370 खत्म किया गया, 35A से मुतालिक वहाँ बात हुई है, उसके खिलाफ तो पाकिस्तान खड़ा है मुसलसल फ्रंट पे। तो क्या मजीद ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था जो मौजूद नहीं है, या उनके मफादात ऐसे मौजूद हैं भारत के साथ जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, उनके मफादात तो भारत के साथ मौजूद थे ना, उसके बावजूद जो मैंने आपको 43 सफ़ों की रिपोर्ट बताई ह्यूमन राइट कमिश्नर की, और उस रिपोर्ट में वहाँ बात मुसलमानों की नहीं थी, वहाँ तो जिन लोगों ने रिपोर्ट मुरतब की उसमें शायद कोई मुसलमान था भी नहीं। लेकिन जो उन्होंने जो बातें लर्जा खेज बातें जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखी हैं, उन रिपोर्ट्स को हमें चाहिए कि हम जो ताकतवर मुल्क है उनको हम बताएं और उनको कायल करने की कोशिश करें, क्योंकि ह्यूमन राइट वाला मामला है जो कि हम भी यहाँ जिसका कि हमेशा बहुत जोर दे के तस्ला करते हैं, उस मामले के मुझको हम जब तक के नहीं आगे बढ़ाएंगे उस वक्त तक हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकेंगे, या मल्टीलैटरल प्रेशर डाल के हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे। और अगर उस पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हर साल आप यौम एहतसास भी मनाएंगे, यौम इत्तेहाद भी मनाएंगे, और इसी तरह मामला चलता रहेगा। तो बात यह है कि हमारी तमाम खामियों और खूबियों के साथ हमें इस मामले को कलीदी तौर पर इसमें मजीद मुतारिक होना होगा। ये बड़ी मामूली सी और क्लियर बात है, सारे मानते हैं, लेकिन उस पर अमल के लिए हमें दुनिया को वही रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया, हमें तो पता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वहाँ हमारी जान उसको शहीद किए जा चुके हैं। कस्टोडी किलिंग जो है, कस्टडी में हमें पता है कि वो 80,000 के करीब उन्होंने तकरीबन की है। हमें पता है कि 2 लाख सिविलियंस को उन्होंने अरेस्ट किया। हमें पता है कि लोग वहाँ जो बेवाई हुई हैं वो तकरीबन 30,000 से ज्यादा बेवाई हुई है। हमें सारे फिगर्स हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर फिगर्स जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें ह्यूमन राइट कमीशन में मौजूद है। बात सिर्फ इतनी ये है कि इसकी वकालत करने वाली बात है। वकालत सिर्फ जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया, बड़ी सी तकरीर की, सारी चीजें पब्लिक डिप्लोमेसी में आती है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना के फॉरेन पॉलिसी के तहत मजीद हमें मुतारिक करना पड़ेगा। हमें हर एम्बेसी में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं वहाँ एक अलग कश्मीर का डेस्क बनाना पड़ेगा, और वहाँ से हमें अपने सफारतखानों को मुतारिक करके वहाँ के अवाम को हमें ये जनवाना पड़ेगा, वहाँ की फॉरेन ऑफिस को हमें ये जनवाना पड़ेगा कि ये क्या मामला है। और डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी का और कंटिन्यूटी का। हमें बार बार इस चीज को ठीक है, हमें बार बार इस चीज को उठाना पड़ेगा और लोगों को कायल करना पड़ेगा। आगा साहब, मैं आखिर में आपसे इस पे बात लेना चाहूंगा कि हमें मजीद क्या मुतहरिक होने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें उन्होंने डॉक्टर साहब ने गिनवाई हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। आप क्या समझते हैं किस तरह से मजीद मुतहरिक हो जा सकता है, और दीगर ममालिक को कैसे कायल करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात की वो बड़ी 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 एहसन बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इंडक्ट करना भी चाहिए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ठीक है ना, मतलब मुझे बहुत से लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है, हमारे दोस्त यूएन में भी है। मैं सिर्फ वो जो कि रिटायर हो गए, लेकिन वहाँ पर जाकर उनको बाक़द कोई ऐसा शख्स मुझे आज तक नहीं मिला कि जिसने ये नहीं कहा हो कि मकबूजा कश्मीर में एट्रोसिटीज़ हो रही है, जुल्म हो रहा है उनके साथ, है ना, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि मफादात की दुनिया, जियो इकोनॉमिक्स की दुनिया है। हिंदुस्तान का सारा जो मतलब ये कि हिंदुस्तान की तरफ जो माइल है, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, या कोई भी हो, वो उसकी वजह से कि उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, 300 मिलियन की मार्केट है, जो मार्केट के खिलाफ कोई लॉबिंग तो हो सकती है। देखिए, हो रही है। मैं रोक तो सकते हैं। देखिए नहीं, देखिए मैं आपसे आप मफादात को, जो इकोनॉमिक मफादात होते हैं, उनको रोकने के लिए आपको बड़ा दम गुर्दा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के पास जो जैसे डॉक्टर साहब सही फरमा रहे थे कि जो सिफारती सरगर्मियाँ हैं उसको अगर हम मुतहरिक कर लें, और उसको मुतहरिक करने के बाद ये कि सारी चीज़ें सेगमेंट बताएं ना, मैं कहता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशन ही हैज़ गिवन। उसको हम लेकर अगर आगे चलें तो देखिए वो गैल्वेनाइजिंग इफेक्ट होगा ना। ये गैल्वेनाइजिंग इफेक्ट, सजेशन लेने सुनिए, एक बात सुन लीजिए, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। राणा साहब से आखिरी सवाल, राणा साहब, क्या हम समझ सकते हैं कि मजीद मुतारिक होना चाहिए, या कौन सा ऐसा स्टेप है जो हुकूमत को उठाना चाहिए, क्या सूरत हाल रह सकती है इस पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को सबसे पहले अपना डिप्लोमेटिक सिस्टम जो है उसको मजबूत करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी मजबूत करना चाहिए, और हमें आपस में माज़ाराई से बेहतर तमाम जो सियासी लोग हैं जो इक़्तिदार से बाहर हैं वो भी अपना किरदार अदा करें, और जो इक़्तिदार में हैं वो भी
कम से कम किसी से दबे ना, आंखों में आंखें डाल के बात करें। ठीक है, हम मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के कत्लेआम को होता हुआ देख सकते हैं। बात यह है कि इस चीज़ से बेहतर है कि मर जाना बेहतर है, क्योंकि इसलिए तकरीबन 70 साल से ये बर्बरियत और जुल्म कश्मीर के साथ हो रहा है, तो हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम रियासतों में एक बड़े भाई की हैसियत रखता है और इसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब को भी करना चाहिए, और इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, हमें अपना सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत करना चाहिए। पॉलिटिकल हो, बल्कि उसमें पीपल्स पार्टी क्यों ना हो, लेकिन हमें समझौता तो हरगिज़ नहीं करना है, लेकिन बैठ के जरूर इस पे मुफ्तशनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, बहुत शुक्रिया राना गुलजार साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे बात बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है, इस पे हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस पे डिबेट किया जा सकता है। UN का मामला है, उसके साथ सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है, मगर मकबूजा कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पे हम जितना बात कर लें वो कम है, और इसको जितना ही रेस किया जा सके वो भी कम है, क्योंकि वहाँ पे इंसानी खून ज़मीनों पर बह रहा है, इंसान का खून बह रहा है, और वहाँ पे जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस पे यकीनी तौर पे अक़वाम आलम को ज़्यादा बात उठानी चाहिए। पाकिस्तान फ्रंट पे मौजूद है, मगर पाकिस्तान का साथ देने वाले दीगर ऐसे ममालिक हैं जिनको मज़ीद मजबूत होने की ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो जो तिजारती महाज है उस पर हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम दिलों से कमज़ोर नहीं है, हमारे जज्बे कमज़ोर नहीं है, और हम इसके लिए हमेशा यूं ही खड़े रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।